जय श्री राम साथियों। तो इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। तो इसका मॉडल पेपर लिख रहा है और तीसरा मॉडल पेपर होगा सॉल्व मॉडल पेपर। देखिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सॉल्व मॉडल पेपर थर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा का है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, जावा के प्रयोग करने के क्या लाभ हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहला है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके लाभ है। पहला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात इसमें प्रोसीजर का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि यह सिर्फ ऑब्जेक्ट पर आधारित लैंग्वेज है। दूसरा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, अर्थात यह हर किसी प्लेटफॉर्म में रन हो सकता है। हर किसी प्लेटफॉर्म, हर किसी विंडोज़ पर रन हो सकता है। यही फीचर और किसी अन्य लैंग्वेज को इतना सूट नहीं करता जितना कि जावा को करता है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि जावा में सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कंपाइल किया जाता है, जिसे हम बाइट कोड कहते हैं, और वह प्रत्येक सिस्टम जिसमें जेवीएम होता है वह बाइट कोड को इंटरप्रेट कर लेता है। तीसरा है सिक्योर। जावा का तीसरा बड़ा फीचर यह है कि यह एक सुरक्षित लैंग्वेज है। जावा सबसे अधिक सिक्योर है क्योंकि जावा प्रोग्राम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में रन होता है। जावा पब्लिक की इंक्रिप्शन का प्रयोग करता है तथा इंटरनेट में जावा को एप्लीकेशन सुरक्षित इंक्रिप्टेड रूप में एक्सेस होते हैं। चौथा है कंपाइल तथा इंटरप्रेटेड। जावा में सोर्स कोड को बाइट कोड में कंपाइल किया जाता है तथा फिर उसे जेवीएम के द्वारा मशीन कोड में इंटरप्रेट। देखिए, कंपाइल एंड इंटरप्रेटर है। जावा में सोर्स कोड को बाइट कोड में कंपाइल किया जाता तथा फिर उसे जेवीएम के द्वारा मशीन कोड में इंटरप्रेट कर दिया जाता है। पांचवा, सिंपल स्मॉल तथा फैमिलियर। जावा एक आसान लैंग्वेज है क्योंकि इसमें C++ की तरह सिंटेक्स होते हैं जो कि आसानी से सीखे जा सकते हैं। जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग तथा हेडर फाइल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे यह और भी आसान हो जाता है। छठवां है पोर्टेबल। जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है क्योंकि बाइट कोड हर किसी सिस्टम में रन हो जाता है, इसलिए यह एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सातवां है रोबस्ट। जावा में गार्बेज कलेक्शन अपने आप हो जाता है। इसमें मेमोरी एलोकेशन बहुत बढ़िया है। जावा में जो भी एरर आता है उन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। इन्हीं सभी कारणों से जावा रोबस्ट लैंग्वेज है। आठवां है डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है जिसका अर्थ है कि जावा प्रोग्राम इंटरनेट में रन करने के लिए डिजाइन किया जाता है तथा जावा में HTTP तथा FTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आसानी से इंटरनेट में एक्सेस किया जा सके। नौ है मल्टी थ्रेडेड। जावा में मल्टी थ्रेडेड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जावा में प्रयोग को छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड किया जाता है तथा इन सब प्रोग्राम को क्रमानुसार एग्जीक्यूट किया जाता है। अगला प्रश्न है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर को परिभाषित करें। JIT यानी कि जस्ट इन टाइम। JIT का पूरा नाम जस्ट इन टाइम है। यह जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। JIT कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कि जावा बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में बदल देता है। इसमें जस्ट इन टाइम का अर्थ है कि बाइट कोड तथा कंपाइल्ड होता है इसमें जस्ट टाइम का अर्थ है कि बाइट कोड तब कंपाइल होता है जब उसकी ज़रूरत होती है, न कि रन टाइम के बाद। इसके गुण के कारण रन टाइम में जावा एप्लीकेशन को परफॉर्म में सुधार होता है। अगला प्रश्न है, कमांड लाइन आर्गुमेंट के क्या दायित्व हैं, उदाहरण से वर्णन करें। जब हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट पर हमारे द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर विभिन्न प्रकार ऑपरेशन परफॉर्म करे, किसी प्रोग्राम से ये विशिष्टता प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसे जावा कंसेप्ट को यूज करना होता है जिसे कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट वे मान होते हैं जो किसी प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करते समय पैरामीटर के रूप में प्रोग्राम को प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम निम्नानुसार हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के रन करते हैं तो वे देखिए अगला प्रश्न देखिए, मतलब यहाँ तक समझ लीजिए। अगला प्रश्न, जावा में प्रयुक्त होने वाले
प्रिमिटिव डेटा प्रकार क्या हैं? जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप डेटा मैनिपुलेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये जावा भाषा में उपलब्ध सबसे बेसिक डेटा टाइप हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप 8 प्रकार के होते हैं: बुलियन डाटा टाइप, कैर डाटा टाइप, इंट डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, बाइट डाटा टाइप, शॉर्ट डाटा टाइप, लॉन्ग डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप। इस सारणी को आप बना लीजिएगा। डाटा प्रकार है बुलियन, डिफ़ॉल्ट मान असत्य है, डिफ़ॉल्ट आकार है 1 बिट। तो इसे आप बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा या स्मरण कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वाइल और डू वाइल लूप में क्या अंतर है, उदाहरण समझाइए। तो वाइल और डू वाइल में अंतर देखिए। वाइल लूप में पहले कंडीशनल चेक की जाती है और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लूप के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है, मतलब गलत होती है, तब कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है। क्योंकि वाइल लूप में शुरुआत में ही कंडीशन चेक हो जाती है, इसीलिए वाइल लूप को एंटी कंट्रोल लूप कहा जाता है। और डू वाइल में है, वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों लूप समान हैं, लेकिन डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है और बाद में कंडीशन चेक की जाती है। मतलब अगर कंडीशन सही हो या गलत, इसका लूप के डू पार्ट में लिखे स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि डू वाइल लूप में कंडीशन अंत में चेक हो जाता है। इसी कारण इन्हें लूप को एग्जीक्यूट कंट्रोल लूप कहा जाता है। तो भी इसे भी स्मरण रखना है। आप इसे स्मरण कर लीजिए। सिंटेक्स दोनों का डू उसका है क्या बोलते हैं, ये वाइल का है, वाइल का सिंटेक्स है और ये डू वाइल का सिंटेक्स है। वाइल का सिंटेक्स है, डू वाइल का सिंटेक्स है। वाइल लूप का प्रवाह चित्र है, फ्लो चार्ट है वाइल लूप का, और ये डू वाइल का है। और यह उदाहरण है वाइल का, वाइल का उदाहरण है, डू वाइल का उदाहरण है। अगला देखिए, गार्बेज संग्रह को परिभाषित करें। हम देख चुके हैं कि विभिन्न क्लासेस के ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के रन टाइम में न्यू ऑपरेटर के प्रयोग द्वारा डायनामिकली क्रिएट होते हैं। इसलिए इन ऑब्जेक्ट को जरूर ना होने पर उन्हें डिस्ट्रॉय होने भी जरूरी होती है, ताकि जो मेमोरी में ऑब्जेक्ट रिजर्व करते हैं वह मेमोरी कोई अन्य वेरिएबल या ऑब्जेक्ट यूज कर सके। जावा में मेमोरी रिलीजिंग का एक काम ऑटोमेटिकली होता है। जिस तकनीक द्वारा जावा में एक काम होता है उसे गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 खंडों को तो देना। इंटरफेस और क्लास में क्या अंतर है? तो इंटरफेस और क्लास, क्लास यानी कि कक्षा, इंटरफेस तुलना के आधार पर। बुनियादी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक क्लास को तत्काल किया जाता है। एक इंटरफेस को कभी भी तोड़ी नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधियों को लागू करने पर कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। कीवर्ड, कक्षा इंटरफेस, कीवर्ड पहुंच निर्दिष्ट करने वाला तरीके। कक्षा एक वर्ग सदस्य निजी सार्वजनिक संरक्षित हो सकता है, मतलब ये अलग अलग है। एक इंटरफेस के सदस्य हमेशा सार्वजनिक होते हैं। तरीका देखिए, एक वर्ग तकनीकों को विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए परिभाषित किए गए हैं। एक अंतरफलक में तरीके विशुद्ध रूप से अमूर्त होते हैं। लागू अथवा बढ़ाएं, एक वर्ग किसी भी संख्या के इंटरफेस को लागू कर सकते हैं और केवल एक वर्ग का विस्तार कर सकते हैं। एक इंटरफेस कई इंटरफेस का विस्तार कर सकता है, लेकिन किसी भी इंटरफेस को लागू नहीं कर सकता। निर्माता, चरों के आरंभ करने के लिए एक वर्ग कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। एक इंटरफेस में एक कंस्ट्रक्टर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रारंभ करने के लिए शायद कोई चर है। अगला प्रश्न है, कंस्ट्रक्टर को प्रयोग करने का उद्देश्य उपयुक्त उदाहरण समझाइए। पहला, क्लास को मेमोरी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद आवंटित की जाती है, लेकिन इससे पहले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाना जरूरी है। यही काम कंस्ट्रक्टर द्वारा किया जाता है। दूसरा, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों समान होते हैं। तीसरा, कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए एक फंक्शन डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं होती, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट कॉल किया जाता है। चौथा,
चौथा कंस्ट्रक्टर वर्चुअल। कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं हो सकते क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास के एग्जीक्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पांचवा, हम प्रोग्राम या यूजर, हम मतलब ये प्रोग्रामर या यूजर कंस्ट्रक्टर के एड्रेस को रेफर नहीं कर सकते। उदाहरण है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, देख लीजिएगा। मेथड ओवरराइडिंग का कार्य जावा में कैसे पूरा किया जाता है? यदि सब क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास के पास वही मेथड होते हैं जो पेरेंट क्लास में डिक्लेयर किए गए हैं, तो इसे जावा में मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। मेथड ओवरराइडिंग उदाहरण, तो चलिए इसे अब एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। माना कि हमारे पास दो क्लास हैं, एक चाइल्ड क्लास डॉग और पेरेंट क्लास एनिमल। डॉग क्लास है जो है एनिमल क्लास का इनहेरिट करता है। दोनों क्लास के पास एक समान मेथड वाइड इट है। डॉग क्लास इट मेथड को ओवरराइड करता है। नीचे आपको प्रोग्राम दिखा सकते हैं, देख लीजिए। मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंटरफेस की परिभाषित करें। इंटरफेस को प्राप्त करने की क्यों आवश्यकता है? जावा में इंटरफेस एक क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास की तरह ही इंटरफेस में मेथड और वेरिएबल होते हैं, परंतु इन इंटरफेस में डिक्लेयर किए गए मेथड अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। हम इंटरफेस के इंस्टेंस को क्रिएट नहीं कर सकते, परंतु हम इसके रेफरेंस को बना सकते हैं जो कि इम्प्लीमेंट की गई क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दूसरा, एक जावा क्लास बहुत सारे इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तीसरा, एक इंटरफेस एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकती है। चौथा, एक क्लास जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है उसे इंटरफेस में डिक्लेयर की गई सभी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है। पांचवा है, इसमें सभी मेथड्स अब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होते हैं और सभी फील्ड्स पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होते हैं। छठवां है, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। सातवां है, वह इंटरफेस जो दूसरे इंटरफेस में डिक्लेयर होता है उसे नेस्टेड इंटरफेस कहते हैं। अगला है, इसमें डिक्लेरेशन के समय वेरिएबल को इनिशियलाइज करना आवश्यक होता है, अन्यथा कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। अगला है, एक क्लास उन दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जिनका कि मेथड का सेम नेम होता है परंतु रिटर्न टाइप अलग अलग होता है। अगला है प्रश्न, अपलेट के जीवन चक्र का वर्णन करें। अपलेट एक जावा प्रोग्राम होता है जो कि वेब ब्राउजर में रन होता है। जब भी कोई अपलेट क्रिएट होता है तो 5 स्टेट से होकर गुजरता है। अपलेट के लाइफ साइकिल में 5 स्टेट तथा 5 मेथड होते हैं। इस फिगर को स्मरण कर लीजिए। बोर्न है, इनिशियलाइज हो रहा है, बोर्न है, स्टार्ट हो रहा है, रनिंग यहाँ आइडल, यहाँ डाइड हो गया है। तो इसे समझ लीजिए। पहला है इनिशियल इनिशियल यानी कि यही स्टेट। जब कोई नया अपलेट क्रिएट होता है तो वह इनिट मेथड के द्वारा एक्टिवेट होता है और लाइफ में अपलेट केवल एक बार में ही इनिशियलाइज होता है। इसका सिंटेक्स यह है। अगला है रनिंग स्टेट। जब स्टार्ट मेथड को कॉल किया जाता है तो रनिंग स्टेट शुरू होता है, यह अपलेट को दूसरी स्टेट होती है। इसका सिंटेक्स यह है। अगला है आइडल स्टेट। जब स्टॉप मेथड को कॉल किया जाता है तो आइडल स्टेट शुरू होता है, यह अपलेट तीसरे स्टेट है। इस मेथड को बहुत बार कॉल किया जाता है। इसका सिंटेक्स यह है। डाइड स्टेट, यह स्टेट तब शुरू होता है जब डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल किया जाता है। इस स्टेट में मेमोरी से अपलेट को हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाता है। यह अपलेट की चौथी स्टेट से यह स्टेट केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटेक्स यह है। अगला है डिस्प्ले स्टेट। जब हम पेंट मेथड को कॉल करते हैं तब यह स्टेट प्राप्त होता है। इस मेथड को कई बार कॉल किया जाता है। इसका सिंटेक्स यह है। अगला प्रश्न है जेडीबीसी की परिभाषित करें, इसके गुणों का संक्षिप्त वर्णन करें। जावा डाटा कनेक्टिविटी यानी कि जेडीबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो परिभाषित करता है कि एक क्लाइंट किसी डेटाबेस तक कैसे पहुंच सकता है। यह एक जावा बेस्ड डाटा एक्सेस टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग जावा इन डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। यह ओरेकल और कॉरपोरेशन की ओर से जावा स्टैंडर्ड एडिशन प्लेटफॉर्म का हिस्सा है।
JDBC एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जो कि डेटाबेस एक्सेस के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। JDBC API की सहायता से डेवलपर SQL स्टेटमेंट को प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट कर सकता है। JSP कुछ मात्रा सब ऑब्जेक्ट दर्शाता है। डाटाबेस कनेक्शन, स्टेटमेंट, ड्राइव मैनेजर, रिजल्ट सेट, SQL एक्सेप्शन, यही JDBC कंपोनेंट है तथा यही उसमें प्रस्तुत इंटरफेस तथा क्लास है। अगला प्रश्न है पॉलीमॉर्फिज्म की परिभाषित करें। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसमें पॉली का अर्थ है मेनी, मॉर्फिज्म का अर्थ है फॉर्म। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसे जैसे पॉली का अर्थ होता है मेनी और मॉर्फिज्म का अर्थ है फॉर्म। दो पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ हुआ मेनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जो इसमें एक ही काम को दो भिन्न तरीके से कर सकते हैं। जहाँ में पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह के होते हैं, निम्न है। पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसे डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की भी कहते हैं। अब इसे देखकर समझ लीजिए। पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरलोडिंग या अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। इस पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ है कि हम समान नाम के मेथड को डिफरेंट सिग्नेचर के साथ डिक्लेयर करते हैं। इस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ है कि हम समान नाम के मेथड को डिफरेंट सिग्नेचर के साथ डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग टास्क को एक ही मेथड नेम के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इस प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म को लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग मेथड ओवरराइड कहते हैं। इस पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ है हम समान नाम के मेथड को समान सिग्नेचर के साथ डिक्लेयर करते हैं। अगला है प्रश्न, इस सभी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। थ्रेड्स, पैकेज, फाइनल, मेथड, जावा, टोकन्स। तो पहले थ्रेड को देखिए। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होती है। जावा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम दो या दो से अधिक ऐसे पार्ट को कंटेन किए रहते हैं जो एक साथ रन होते हैं। ऐसे प्रोग्राम का प्रत्येक पार्ट एक थ्रेड कहलाता है। प्रत्येक थ्रेड के एग्जीक्यूशन का पाथ अलग होता है और इंडिपेंडेंट होते हैं, जिससे अगर कभी एक थ्रेड में कोई एक्सेप्शन आ भी जाए तो उसका प्रभाव दूसरे में थ्रेड पर नहीं पड़ता। इसमें दो प्रकार के थ्रेड होते हैं। पहला यूजर थ्रेड और दूसरा डायमंड थ्रेड। डायमंड थ्रेड का यूज तब होता है जब हम एप्लीकेशन को क्लीन करना चाहते हैं और उनके बैकग्राउंड में ले किया जाता है। जावा में थ्रेड्स का प्रयोग करने के लिए थ्रेड क्लास का ले किया जाता है। दूसरा पैकेज। अब पैकेज को भी संक्षिप्त टिप्पणी पैकेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जावा में प्रो पैकेज एक ग्रुप होता है जिसमें एक समान टाइप के क्लास, इंटरफेस और सब पैकेज होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पैकेज एक मैकेनिज्म है जिसमें एक तरह के टाइप को एक समूह में रखा जाता है। जावा में पैकेज का प्रयोग क्लासेस और इंटरफेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। जावा में दो तरह के पैकेज होते हैं। पहला बिल्ट इन पैकेज और दूसरा यूजर डिफाइंड होता है। तीसरा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है फाइनल मेथड का। जब किसी मेथड को फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है तो उसे फाइनल मेथड कहा जाता है। एक फाइनल मेथड को भी ओवरराइड नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को फाइनल मेथड को कॉल कर सकते हैं, परंतु उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। चौथा है जावा टोकेन्स। जावा भाषा को वह लघुत्तम इकाई जो स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ रखती है टोकन कहलाती है। जब हम किसी जावा सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब कंपाइलर उस सोर्स प्रोग्राम में टोकन को एक्सेप्ट करता है। टोकन वह स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जिसका कंपाइलर के एक मीनिंगफुल अर्थ होता है। जेनेरिक क्लास क्या है? हम जावा में एक ऐसी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं जिसका प्रयोग किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार की क्लास को जेनेरिक क्लास कहते हैं। जेनेरिक क्लास क्रिएट करना, तो जेनेरिक क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है दिखाया गया है। और जेनेरिक क्लास का यूज है। तो आज तक यहीं तक ही। अगली वीडियो में मतलब
आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल पे इसको मैं डाल दूंगा। तो यदि चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।